तो ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आज स्टूडियो में बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं और साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं हूं भोपाल के 92.7 बिग एफएम स्टूडियो से। भोपाल के सभी सुनने वालों को और देश में जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सबको अन्नू कपूर का प्यार भरा नमस्कार। स्टूडियो में बहुत सारे लोग हैं, मौजूद हैं। मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाना चाहूँगा। जी, आप? मेरा नाम आनंद है। आनंद है। आप? मैं सुधीर एयरपोर्ट है। स्वागत है आपका। आप मैडम? मैं बरनाली मजुमदार। अनु जी नमस्कार। नमस्कार। मैं भावना त्रिपाठी। स्वागत है आप सबका। और मेरी खुशकिस्मती है कि भोपाल आने पर आप लोगों से मेरी मुलाकात हो गई और प्रसन्नता की बात यह है कि आप लोगों के साथ मिलकर आज एक महफिल सजाने का शुगल बन गया उस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। दोस्तों, आज सुहाना सफर का आगाज करेंगे फिल्म दूर गगन की छांव में। इस फिल्म को प्रोड्यूस डायरेक्ट किया किशोर कुमार ने और स्टोरी भी किशोर कुमार ने लिखी थी, म्यूजिक भी किशोर कुमार का था। किशोर कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बनाई फिल्में ज्यादा इसलिए नहीं चली क्योंकि वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता देते थे कि हो सकता है उनकी फिल्म सिर्फ एक हफ्ते ही चले। किशोर कुमार कुछ भी कर सकते थे। अब अगर खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए बात कहे तो आप बताइए कौन उस फिल्म को खरीदेगा। तो ऐसा ही हुआ इस फिल्म के साथ जिसका नाम था दूर गगन की छांव में। इस फिल्म की जो रिलीज थी वो भी बहुत अनोखा किस्सा है, जरा सुनिए आप। हुआ यूं कि जब किशोर कुमार इस फिल्म की रिलीज का प्लान कर रहे थे तो एक दिक्कत सामने आ गई। इसी समय किशोर के ब्रदर इन लॉ के छोटे भाई सुबोध मुखर्जी की फिल्म भी रिलीज होने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने अलंकार सिनेमा हॉल 8 हफ्ते के लिए ऑलरेडी बुक करा के रखा हुआ था। सबको पता था कि उनकी फिल्म, ये मुखर्जी साहब की फिल्म, अप्रैल फूल ब्लॉकबस्टर होने वाली है। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था उनका और किशोर कुमार की फिल्म तो एक हफ्ते भी नहीं चलना है। ऐसे में सुबोध मुखर्जी ने किशोर से कहा कि मैं आपको अपनी बुकिंग में से 1 हफ्ते की बुकिंग दे सकता हूं, मैं अकोमोडेट कर सकता हूं 1 हफ्ते तक, बाकी 7 हफ्ते में मैं काम चला दूंगा। मरता क्या ना करता। किशोर कुमार तैयार हो गए। फिल्म रिलीज हुई तो किशोर कुमार ने देखा कि पहले दिन फिल्म हॉल में सिर्फ 10 लोग बैठे थे। सुबोध मुखर्जी ने, मतलब उनके जीजा के भाई ने, बड़े सिंपैथी बताई कि कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, सब ठीक हो, डोंट जैसे कहते हैं, तसल्ली देते ना। लेकिन धीरे धीरे फिल्म की खबर फैलने लगी और हॉल भरना शुरू हो गया और इतना भरना शुरू हो गया कि हाउसफुल हो गया। और अगले 8 हफ्तों तक ये फिल्म अलंकार सिनेमा हॉल में ही चलती रही। सुबोध मुखर्जी उनसे हॉल वापस मांग रहे थे मगर किशोर कुमार ने हॉल वापस देने से मना कर दिया। और अब 8 हफ्ते बाद बुकिंग खत्म हो गई, तब फिल्म को सुपर सिनेमा में लगाया गया और ये फिल्म दूर गगन की छांव में अगले 21 हफ्ते तक और चली और हो गई सुपर डुपर हिट फिल्म। उधर जब सुबोध मुखर्जी की फिल्म अप्रैल फूल रिलीज हुई तो फिल्म सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए फ्लॉप हो गई। अब किशोर कुमार सुबोध मुखर्जी के पास गए और उन्हें वैसे ही तसल्ली बधाई जैसे कुछ हफ्ते पहले उन्होंने किशोर कुमार को बोला था। उन्होंने कहा विकास दादा कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। बीसीसीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी जयवंत लेले ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार वो मुंबई के क्रिकेट क्लब में बीसीसीआई के तब के प्रेसिडेंट पीएम रुंगटा के साथ बैठे हुए थे कि तभी वहां दिलीप कुमार और सायरा बानो का आना हुआ। जैसे ही दिलीप कुमार ने पीएम रुंगटा को देखा तो उन्होंने फौरन पीएम रुंगटा के पैर छू लिए और उनके साथ बैठ गए बातें करने। दिलीप कुमार को पैर छूता देखकर ये जयवंत लेले बड़े हैरान हो गए। उन्हें एक कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था, क्यों दिलीप कुमार ने पीएम रुंगटा के पैर छुए। आखिर में मन नहीं माना तो उन्होंने रुंगटा से पूछ ही डाला कि रुंगटा साहब, ये दिलीप कुमार तो आपसे उम्र में कुछ बड़े हैं, फिर ये आपके पैर क्यों छू रहे थे और आपको इतना क्यों मान दे रहे थे? रुंगटा साहब मुस्कुराकर बोले
ये उनका बड़प्पन है। मैंने कितनी बार मना किया, लेकिन दिलीप कुमार कभी नहीं मानते। दरअसल किस्सा क्या था कि जिंदगी में वो एक दौर था जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, खासकर ज्वार भाटा पहली फिल्म थी, फ्लॉप हो गई थी। और बॉम्बे टॉकीज जहां दिलीप कुमार काम करते थे वो भी खराब दौर से गुजर रहा था। देविका रानी बॉम्बे टॉकीज छोड़कर जा चुकी थी, हर तरफ आर्थिक तंगी थी। दिलीप कुमार रूंगटा साहब के घर के करीब ही एक चौल में रहा करते थे। यहीं पर इन दोनों की पहचान हो गई थी, बातचीत होने लगी। एक दिन बातों ही बातों में जब रूंगटा को दिलीप की तंगी का पता चला तो ये पीएम रूंगटा ने दिलीप कुमार को पैसे दिए, आर्थिक मदद की ताकि उनका खर्चा चल सके। ये आर्थिक मदद जिंदगी भर दिलीप कुमार कभी नहीं भूले और हमेशा उन्होंने पीएम रूंगटा को बहुत मान दिया। ये अच्छे कलाकार नहीं, अच्छे इंसान की निशानी है। दिलीप कुमार सिर्फ अच्छे कलाकार ही नहीं, एक नेक इंसान की निशानी है, वरना कौन याद रखता है ना। लेकिन जो आदमी बड़ा होता है, जो महान होता है, उसके साथ साथ अगर ये गुण भी हो जाए कि कलाकार तो बड़ा है परंतु आदमी भी बहुत बड़ा है, तो वो दिलीप कुमार हो जाता है। अब मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, ये बात शर्मिला टैगोर ने खुद के एक इंटरव्यू में कही है कि जब वो 12 साल की थीं तो उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस घटना ने उन्हें जीवन में बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना सिखा दिया। शर्मिला टैगोर की नानी लौतिका टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई दुजेंद्रनाथ टैगोर की पोती थी और शर्मिला की मां रविंद्रनाथ में गहरी आस्था रखती थी और उनकी दी हुई पेंटिंग्स और किताबों को बहुत संभाल के रखती थी, ट्रेजर समझ के। पर इसके ठीक विपरीत शर्मिला टैगोर मस्त मौला, किसी चीज की परवाह नहीं, केयर फ्री गर्ल। तो हुआ यूं कि एक बार शर्मिला की मां ने उन्हें स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर के हाथों साइन की हुई नॉवेल दी। इस नॉवेल का नाम था गोरा और कहा ये अनमोल रतन है, प्राइसलेस बुक है, क्योंकि रॉबी ठाकुर ने खुद साइन किया हुआ है, इसे संभाल कर रखना। शर्मिला को लगा कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर की साइन की हुई किताब तो अपने स्कूल में ले जाएंगी, दोस्तों को दिखाने लायक है, डिस्प्ले करेंगी। और यह सोचकर उन्होंने अगले दिन उसे स्कूल ले जाने के लिए अपने बैग में रख लिया। साहब, अगले दिन स्कूल जाकर उन्होंने इस किताब को दिखाकर पूरे स्कूल में खूब सारी शोहरत बटोरी, समझ लो आप। मगर पता नहीं क्या हुआ, शाम को जब घर वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके स्कूल बैग में वो नॉवेल नहीं है, वो किताब नहीं है। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन वो नॉवेल नहीं मिला। शर्मिला घबरा गई और डरते डरते, घबराते घबराते ये बात उसने अपनी मां को बताई। मां शर्मिला की इतनी अपसेट हो गई, इतनी अपसेट हो गई कि उन्होंने आने वाले कई महीनों तक अपनी बेटी शर्मिला से बात नहीं की। उनको इतना अफसोस था कि मेरे इंस्ट्रक्शन, मेरी नसीहत के बावजूद तुमने वो किताब मिसप्लेस कर दी, वो किताब खो दी। इस घटना का शर्मिला पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बच्ची थी वो, और वहीं से उन्होंने न सिर्फ अपनी चीजों को बल्कि अपनी जिंदगी को संभालने का, सजोने का फैसला कर डाला। सारी जिंदगी भर उन्होंने बहुत एक प्रोफेशनली डिसिप्लिन्ड औरत की जिंदगी बिताई है। तो शर्मिला टैगोर को याद कर लें, ताली बजा लें। गाने कौन कौन से याद आ रहे हैं उनके? इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा। मेरे मेहरबान दोस्तों, अभी आपने इस गाने का पहला अंतरा सुना जो रफी साहब की आवाज में था। मैंने एक बार पूछा ओपी नैयर साहब से, मैंने कहा अंकल, आपके म्यूजिक डायरेक्शन में सभी ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन जैसे आशा ताई ने गाया वैसा कोई भी नहीं गा पाया। ऐसा कैसे? क्योंकि इसके दूसरे अंतरे में मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ओ मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत छुपाते नहीं, धड़कने अपने दिल की
कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। आपने गौर किया धड़कने अपने दिल की कभी, ये जो सुर लगाया है ना, तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये रफ़ी साहब से ऐसा सुर नहीं लगवाया, आशा दीदी से लगवा दिया। आपने आशा के लिए ऐसा क्यों कंपोज किया? बड़ी गौर से मेरी बात सुनी नैयर अंकल ने और फिर बोले, मेरे बच्चे, आई वॉज इन लव विद हर। दोस्तों, वहीदा रहमान को बचपन में तबीयत ठीक ना होने के कारण जल्दी स्कूल को अलविदा कहना पड़ा। तबीयत बचपन में बहुत ख़राब हो गई थी तो पिताजी ने स्कूल छुड़वा दिया। बहनें स्कूल जाती थीं, वो घर पर रहकर बोर हुआ करती थी, तो उन्होंने पापा के सामने इच्छा जाहिर की कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ। पिताजी प्रोग्रेसिव विचारों के आदमी थे, उन्होंने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वहीदा लगभग 9 या 10 साल की रही होंगी तब भरतनाट्यम सीखने के लिए उन्होंने टी.के. महालिंगम पिल्लई से इस डांस को सीखने की इच्छा जाहिर की। वालिद साहब ने इस सिलसिले में पिल्लई साहब से बात की। पिल्लई साहब ने साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा। रहमान साहब ने वजह पूछी, कारण पूछा, तो गुरुदेव पिल्लई साहब ने कहा कि वहीदा आप लोग मुसलमान हैं और ये डांस का फॉर्म एकदम अलग है, भरतनाट्यम, इसमें डिवोशन चाहिए लॉर्ड शिवा के लिए, जो एक्सप्रेशन चाहिए वो एक मुस्लिम लड़की नहीं दे सकती है। इस बात को सुनकर रहमान साहब और बेटी वहीदा दोनों बहुत बहुत मायूस हो गए। दोनों ने अगले 4 महीने तक गुरु पिल्लई का पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पड़े रहे ताकि वो किसी तरह वहीदा रहमान को अपनी शिष्या बना ले। मगर गुरुजी नहीं मान रहे थे, अड़े हुए थे। जब एक दिन पिल्लई साहब को लगा कि ये लड़की भी जिद पकड़ के बैठ गई है, तो उन्होंने रहमान साहब से कहा कि वहीदा की कुंडली चाहिए। रहमान साहब ने, वालिद साहब ने कहा कि जी माफ़ कीजिएगा, आप तो जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और कुंडली वगैरह तो हमारे यहाँ बनती नहीं, वो तो हिंदुओं में होती है। इस पर पिल्लई साहब ने वहीदा की जन्म तिथि और समय और स्थान की जानकारी ली। उन्होंने वहीदा रहमान की जन्म कुंडली बनवाई ज्योतिष के हिसाब से। कुंडली बनके जब गुरुदेव पिल्लई साहब के सामने आई तो पिल्लई साहब भी ज्योतिष के जानकार थे। कुंडली जब उन्होंने पढ़ी एकदम समझ गए कि ये लड़की उनकी शिष्या बनकर पूरे जमाने में उनका नाम रोशन करेगी। जब वहीदा जी के वालिद को इस बात का पता चला तो उन्होंने पिल्लई से कहा कि ये तो विधि का विधान है, आपने कुंडली बनाई है, पढ़ भी ली है। मन तो मान गया था, लेकिन बेटी के फादर की वजह से पिल्लई साहब को बात माननी पड़ी और उन्होंने वहीदा रहमान को तालीम देनी शुरू कर दी। गंडा बांध के अपनी शिष्या बना लिया और उनकी इस शिष्या ने, मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव पिल्लई की वहीदा रहमान के अलावा कोई और मुसलमान शागिर्दा होगी, और इस मुसलमान शागिर्दा ने पूरे वर्ल्ड में गुरुदेव पिल्लई का नाम रोशन किया। ऐसी वहीदा रहमान के लिए जोरदार ताली। ये जो बात आपने कही, इस पे मुझे एक छोटा सा पढ़ा हुआ वाकया याद आ रहा है जी। लता जी से पूछा गया था कि आपका वो कौन सा गाना है जिसमें आपको ये लगता है कि जिस पे एक्ट करने वाले ने सबसे ज़्यादा न्याय किया है। तो उन्होंने कहा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पिया तो से नैना लागे, इसके सभी अंतरों पे जी। थोड़ा सा लंबा गाना है जी। लेकिन सभी अंतरों पे जिस तरह का न्याय वहीदा रहमान कर पाई हैं, उसे इस गाने का ग्रेस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। जोरदार तालियां वहीदा जी के लिए। वहीदा जी की बात चली है तो प्यासा फिल्म का एक गीत मुझे याद आ रहा है। वाह, साहिर की रचना, आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए। देखिए पूरा श्रृंगार है। लोग कहते हैं ना रोमांस की बात कीजिए, रोमांटिसिज्म, रोमांस की बात कीजिए, इससे ज्यादा क्या रोमांस होगा। लेकिन ऐसा रोमांस जिसके अंदर दर्शन आ गया है, और आप ऐसे रोमांस को देख के ऐसा लगता है कि आप प्योरीफाई हो गए, पवित्र हो गए। आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। अब इससे ज्यादा साहित्य क्या हो सकता है। वहीदा जी को सल्यूट। सहगल साहब का एक किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आखिरी समय से कुछ पहले सहगल साहब ने शाहजहां फिल्म के लिए
नौशाद साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में काम किया था और बेहतरीन यादगार गीत गाए। इस फिल्म के दौरान नौशाद साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जब सहगल साहब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के सिलसिले में आए हुए थे, तब अचानक एक इंडस्ट्रियलिस्ट पानीपत से स्टूडियो में पहुंचा। सहगल साहब से मिलना चाहता था। सहगल साहब ने टालने की कोशिश की, लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट सिंघानिया अड़के बैठ गया। इस वजह से सहगल साहब को सिंघानिया इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना पड़ा। मिले, सहगल साहब पूछा, फरमाई क्या मैं खिदमत कर सकता हूं आपकी। सिंघानिया साहब ने कहा कि जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। दरअसल मेरे घर पर मैंने अपने कुछ दोस्तों की दावत रखी है, पार्टी का आयोजन किया है और मैं चाहता हूं कि आप वहां तशरीफ़ लाएं और उस महफिल में अपना प्रोग्राम पेश करें। सहगल साहब ने कहा कि देखिए मैं इस तरह के पर्सनल प्रोग्राम में आता नहीं हूं, शिरकत नहीं करता हूं, बेहतर होगा आप किसी और को बुला लें। मगर सिंघानिया को तो जिद सवार थी कि उनकी पार्टी में कोई गाएगा तो सिर्फ ग्रेट सहगल साहब ही गाएंगे। उन्होंने सहगल साहब के सामने इस प्रोग्राम, इस शो को करने के लिए 25,000 रुपए की पेशकश की। बहुत बड़ी रकम थी भाई उस टाइम के ऊपर, ये बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम, आज के करोड़ों के बराबर रकम थी। इतनी भारी भरकम रकम सुनकर सहगल साहब सोच में पड़ गए और रकम का लालच बहुत बड़ा था। मन में सोचा यार एक शाम की बात है, चलो कर देते हैं। इसी शाम अचानक जब सहगल स्टूडियो से घर के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने देखा बाहर एक कुली उनका इंतजार कर रहा है। पूछने पर कुली ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए सर, हमने आपके सभी गाने सुने हैं, हमारे सभी कुली भाइयों को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, मेरा परिवार भक्त है आपका, मेरी एक प्रार्थना है, मेरी बेटी की शादी है और मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मेरी ये दिली तमन्ना है कि आप शादी में आकर बेटी को आशीर्वाद दें, एक गाना सुनाएं तो मेरे बिरादरी के जितने कुली भाई हैं उन सबको बहुत अच्छा लगेगा। सहगल साहब ने पूछा, शादी कब है? तो मालूम हुआ कि ये डेट वो पानीपत के सिंघानिया साहब की पार्टी की डेट के साथ क्लैश हो रही थी। सवाल आ गया, क्या करें? यकीनन सवाल बड़ा टेढ़ा था। दिमाग कह रहा था 25,000 की तरफ भाग और ग्रेट कलाकार का मन कह रहा था ये गरीब कुली की शादी, बेटी की शादी में जा। उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और 25,000 रुपए की रकम ठुकरा कर इंडस्ट्रियलिस्ट सिंघानिया की पार्टी में ना जाकर ग्रेट केएल सहगल साहब उस कुली की बेटी की शादी में पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सबक देने के लिए, बच्चों की लाइफ को ठीक करने के लिए माँ बाप थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। धर्मेंद्र के पिता पंजाब के सानेवाले गांव के एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे। तो जैसे दूसरे बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट थे, वैसे अपने बच्चों के साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट व्यवहार किया करते थे। धर्मेंद्र छोटे थे, उन्हें ये बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि उनके पिता का स्कूल है, उन्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जी चाहे कर सकते हैं। लेकिन ज़माना कुछ और था। जो स्कूल के टीचर्स हुआ करते थे वो एक एग्जाम्पल सेट किया करते थे ताकि दूसरे बच्चे भी उसी को फॉलो करें। अब एक दिन स्कूल के कायदे के हिसाब से सर पर पगड़ी पहनकर नहीं आए वो। तब उनके मास्टर रुकनुद्दीन ने सबके सामने डांट लगा दी। धर्मेंद्र को बहुत बुरा लगा और उन्होंने झट से जाकर इस बात की शिकायत अपने पिताजी से कर डाली। पिताजी ने और ज्यादा डांट लगाई और कहा कि आज के बाद कभी भी इस तरह की कोई शिकायत लेके आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। घर जाओ और मास्टर जी ने जो कहा है वो करो, पगड़ी पहन के आओ। इस बात का धर्मेंद्र के ऊपर ऐसा असर पड़ा कि वो उस दिन से अपने पिता से डरने लगे, उनके सामने आने से बचने लगे। धीरे धीरे इसका असर ये हुआ कि धर्मेंद्र और पिताजी के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। दोनों में तकरीबन बातचीत कम सी हो गई। जब धर्मेंद्र स्टार बन गए और शूटिंग के सिलसिले में अक्सर लेट आया करते थे घर, तब उनके माँ बाप इंतज़ार करते रहते। वो वापस आकर पूछते तो पिताजी यही कहते थे कि बेटा ज़रा शूटिंग से जल्दी वापस घर लौट आया करो। और उसके बाद धर्म जी जाके माता जी के पास बैठते, उनके पैर दबाते। इस बात का एहसास उन्हें उस वक्त उतना नहीं हुआ जितना कि तब हुआ जब उनके खुद के बच्चे हो गए। जब वो जवान थे तब माँ बाप से थोड़ा कटते थे, पिताजी से कटते थे। रियलाइजेशन तब हुआ जब बच्चे पैदा हो गए और उन्होंने अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए सख्ती के साथ डांटना शुरू कर दिया। इसी वजह से
उनके बेटे सनी और उनमें दूरियां बढ़ती चली गई। राइट। वो भी उनके पास बैठकर बातचीत नहीं किया करता था। अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने इस बात का खुलासा किया कि जब उनका मन सनी के साथ बैठकर दिल की बात करने को होता तो वो अपनी शूटिंग में बिजी होने की वजह से समय नहीं दे पाता था, और तब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मेरे माता पिता को भी यही अकेलापन महसूस हुआ होगा जो मुझे आज हो रहा है। उन्हें भी ऐसा लगा होगा कि उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था जिनको, उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, कदम उनसे मिला के भी चलना मुहाल हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस बात का इशारा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम सब जिनके माता पिता हैं या ऐसे बहन भाई जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके हैं उनको बहुत संभाल के, सहेज के, ध्यानपूर्वक रखें, उनकी सेवा करें। क्योंकि आज मेरे माता पिता दोनों नहीं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काश और होते तो मैं उनकी सेवा कर पाता, उनकी खिदमत कर पाता। ये मौका नहीं मिलेगा। वो जब चले जाएंगे तब तुम रियलाइज करोगे कि तुम अब कुछ भी नहीं हो। When my mother expired, I wrote in my diary, I am an orphan, मैं अनाथ हो गया हूँ। तो जिनके माता पिता हैं हम उनकी वैल्यू समझ सकें। इसी छोटे से हृदय के उद्गार के साथ, विचार के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में। ये 92.7 बिग एफएम का स्टूडियो है भोपाल का। यहाँ पर आप सब लोग पधारे, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।